हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज एनालिसिस सीरीज सेट की चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ज़्यादातर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो पे मैं इसके बारे में बात करूँगा और आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ देने वाला हूँ कि इस चैप्टर पे आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर जो अकाउंटिंग होते हैं, मतलब अकाउंटिंग आपको सीखना नहीं होगा, जस्ट बेसिक्स नॉलेज आपको होना चाहिए अकाउंटिंग का। एंड टैक्सेशन कैसे यूज़ करते हैं, टैक्सेशन का परसेंटाइल कैसा होता है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। सो इस फर्दर डू लेट्स गो विद दिस वीडियो। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कैसा होता है। बिकॉज देखो, अकाउंट जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है हर ट्रेड के लिए। आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बोथ पार्टीज़, राइट। तो उसका एक आपका रिकॉर्ड जो है आपको ज़रूर मतलब आपके पास होना चाहिए। दैट्स वाई यू डू अकाउंटिंग। मतलब एक FS स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर होता है जर्नल का जो सिस्टम्स होते हैं, मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो आपने पढ़ा हुआ और आप लोग फैमिली नहीं है तो डबल एंट्री एक सिस्टम होता है अकाउंट्स के। मैं ऊपर ऊपर सबको समझाऊंगा, इतना डीप पे आपको अकाउंट सीखना नहीं है इस चैप्टर के। इधर से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तो ऐसे ही जस्ट आपको रेक्टिफाई करना है एंड अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख के रहना है अकाउंटिंग के बारे में। उसके बाद जो टैक्सेशन का फ्रेमवर्क है उसको सिखाऊंगा, और STT मतलब स्टैंडर्डाइज जो भी टैक्सेशन होता है वो क्या चीज़ है, उसका गाइडलाइन कैसा है 2026 के अंदर, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले तो अकाउंटिंग का एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का एक गोल्डन थ्री गोल्डन रूल होता है अकाउंटिंग के बारे में। जब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग का 3 गोल्डन रूल होता है। इसको हम लोग 3 अकाउंट्स पे मतलब अकाउंट्स पे हम लोग 3 अकाउंट्स पे करते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, फिर होता है मेरा रियल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने एग्जांपल देख रखा है तो समझ में आया। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट के बारे में, सो इट्स ऑल अबाउट द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जैसे कि पर्सनालिटी के जो अकाउंट्स में ये करूँ, तो इसका रूल होता है कि डेबिट साइड, देखो अकाउंट के अंदर एक जनरल लेजर आपको बनाना पड़ता है। लेफ्ट साइड को बोला जाता है डेबिट, और जो राइट साइड होता है उसको बोला जाता है क्रेडिट। तो जो भी चीज़ आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्रेडिट पे करते हैं। जो भी चीज़ एक्सपेंसेस हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको एक्सपेंसेस वगैरह जो भी चीज़ है उसको हम लोग डेबिट साइड पे रखते हैं, और जो भी इनकम वगैरह होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर रेफर करते हैं। अब बेसिकली जब पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या आता है कि जो भी रिसीवर्स होगा, जो रिसीव करेगा अकाउंट को, जैसे कि कोई रिसीव कर रहा है कोई भी चीज़, जैसे कैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका अकाउंट को डेबिट पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जिसको पे करना पड़ रहा है, मतलब आप पे कर रहे हो, तो आपका जो भी अकाउंट होगा उसको क्रेडिट पे करना है। आपको जैसे एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद होता है रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट का एक लोगो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको लॉकर का एक एग्जाम्पल है। आप देखो जो लोगो है ये लॉकर का लोगो है। मतलब डेबिट के अंदर आप क्या करोगे, जो एसेट्स वगैरह आ रहा है आपके पास, और क्रेडिट पे आप रिकॉर्ड करोगे जो आपसे जा रहे हैं, मतलब आपका एसेट चले जा रहे हैं। तो ज़्यादातर रियल अकाउंट के अंदर बैंक कैश बिलिंग दो आर जस्ट लाइक आवर लॉन्ग टर्म और मे बी शॉर्ट टर्म एसेट्स, इसको हम लोग रियल अकाउंट पे पे करते हैं। फिर होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी एक्सपेंसेस, डेली का एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं। और क्रेडिट में मैं क्या करता हूँ, जो भी इनकम्स होते हैं, गेंस होते हैं, ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको ज़्यादातर नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऐड किया जाता है। सो सिंपल आपको ये तीनों अकाउंट जस्ट नॉलेज के लिए चाहिए। इट्स नॉट कि आपको अकाउंट प्रॉपर वे पे सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में, नहीं, जस्ट ऊपर से सीखो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंट का इंडेक्स। देखो इंडेक्स का एक सेपरेट अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। उसके साथ जब आप स्टॉक एनालिसिस करते हो उसका भी एक सेपरेट जो है एनालिसिस होता है। अब कौन करता है, कौन सा वाला बॉडी इंडिया के अंदर ये जो अकाउंटिंग, सो सिंपली जो ICA है, जो CA कॉन्डक्ट करता है, वो वाला जो अकाउंटिंग बॉडी है वो इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग का इंडेक्स और स्टॉक का इंडेक्स होता है, या फिर का डेरिवेटिव्स का इंडेक्स का अकाउंटिंग को प्रेफर करता है। कोर अकाउंटिंग का क्या क्या प्रिंसिपल होता है? प्रिंसिपल देखो, नो इनिशियल एसेट्स रिकॉग्निशन, जिसके अंदर मतलब जो भी एसेट्स लाइबिलिटी होता है रिकॉग्नाइज नहीं करते, और सेपरेट का एक मार्जिन को सेपरेट बैलेंस के अंदर आप ऐड करते हो। जैसे कि कोई मार्जिन आपको पे करना है, उसके लिए मैं एक डिफरेंट अकाउंट ओपन करता हूँ, उस अकाउंट्स के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ता है। तो कोई भी मार्जिन है उसके लिए मैं एक डिफरेंट अकाउंट को प्रेफर करूँगा। इसके बाद आता है अकाउंटिंग का एंट्रीज एंड इनिशियल मार्जिन। जो इनिशियल मार्जिन है उसके लिए भी मुझे एक डिफरेंट अकाउंट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि इधर डेबिट मैंने दे दिया, इसके अंदर मैंने क्रिएट कर दिया, टेबल ओपन करते हैं, मैंने लेज़र बना दिया,
और इसका नाम हो गया मेरा इनिशियल मार्जिन का एक डिफरेंट मैंने अकाउंट्स क्रिएट कर दिया। जैसे देखो इसके अंदर जर्नल एंट्रीज है, बिकॉज से अकाउंट्स का स्टेप होता है, फर्स्ट आपको जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड आपको लेजर पे लिखना है, फिर धीरे धीरे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको अलग होता है। तो फर्स्ट होता है डिपॉजिट ऑफ इनिशियल मार्जिन, जिसके अंदर आप डेबिट करते हो जो आपके पास इनिशियल मार्जिन होता है, और कहा जाता है पैसा बैंक पे जाता है, तो इसलिए आपको इसको क्रेडिट करते हो। फिर आप जब पेड करते हो तो इनिशियल मार्जिन हो जाता है डेबिट, और जाता कहाँ है, जो डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन किया था उसमें। और डेबिट क्रेडिट कैसे काम करते हैं, जैसे देखो वाई डेबिट डिपॉजिट फॉर द इनिशियल मार्जिन, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द रिसीव ऑफ एसेट्स, बिकॉज इसके अंदर आपका एसेट रिसीव हो रहा है। क्रेडिट क्यों हो रहा है, बिकॉज व्हेन अ डिपॉजिट मार्जिन कैश गोस आउट ऑफ द फर्म से रिकॉर्ड द क्रेडिट। तो सिंपल है, कोई इसके अंदर कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। फिर होता है डेली मार्क टू मार्जिन, जिसको हम लोग M2M मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेटलमेंट होता है, ऑफकोर्स सबका होता है। तो MDM मार्जिन का पेमेंट का रिसिप्ट जो है उसका समय होगा, और इसका भी अकाउंट्स आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसका सेटलमेंट होता है ईयर एंड ईयर का रूल्स के हिसाब से, एक सेटलमेंट का मेथड होता है, और बैलेंस शीट के अंदर इसका MDM का मार्जिन आपको मिल जाता है। फिर इसका एक जर्नल एंट्रीज मिलेगा, जैसे कि देखो MDM का मार्जिन जब आप डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है डिपॉजिट ऑफ MDM मार्जिन, जिसको मैं डेबिट करता हूँ। लेट्स सपोज कि $100 आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, और बैंक को आप करते होगे क्रेडिट $100 से, कि $100 आपका बैंक पे चला गया। अब जब पे आउट करते हो, आउटफ्लो होता है, फिर होता है जो MDM मार्जिन उसको तो डेबिट करोगे, तो मैंने इसको तो डेबिट किया $100 से, बट मैं क्या करता हूँ, जो डिपॉजिट होता है उसको क्रेडिट कर देता हूँ, बिकॉज मेरे इधर से चला जाता है। सो क्यों होता है, इसका रीज़न है डबल एंट्री सिस्टम। MDM मार्जिन का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ नॉमिनल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। उतना ज़्यादा आपको डिटेल्स पे पढ़ना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बिकॉज अकाउंटिंग इज़ द वे अंडरस्टैंडिंग, कि इसके अंदर बहुत लॉजिक्स एंड लॉ और बहुत एथिकल चीज़ होती है, जिसको आपको अच्छे से रेक्टिफाई करके अकाउंटिंग किया जाता है। तो इसका ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं है, जिससे ऊपर से सीखो बस हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अकाउंटिंग का प्रोटोकॉल्स, और वर्कबुक को अच्छे से पढ़ना, ये मेरा सबसे बड़ा आपके लिए प्रेफर होगा कि यू शुड गो एंड जस्ट रीड दैट वर्कबुक केयरफुली, सो देन थिंग्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू। सो इसके बाद होता है अकाउंटिंग का प्रोटोकॉल ऑफ केस एंड डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जब कर जाए तो क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का इंटरवेंशन होता है, जिसके अंदर क्लाइंट्स का डिफ़ॉल्ट, मार्जिन एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट विल सी। फिर होता है क्लाइंट्स बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर, जिसके अंदर कोई भी क्लाइंट्स है उसका भी एक बैलेंस शीट अंदर क्या चल रहा है, तो बैंक का गारंटी सिक्योरिटीज़ होता है। फिर ओपन इंटरेस्ट का जो डिस्क्लोजर आपको मिलता है, बैंक का गारंटी एंड सिक्योरिटी मिलता है। जो एक बैंक है, ठीक है, बैंक के अंदर आप पैसा दो तो एक उसका एक डिस्क्लोजर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एक सिक्योरिटी मिलता है, आपको एक गारंटी मिलता है कि आपका फ़ंड जो अपने बैंक के अंदर, ले सपोज आपने $10,000 आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, तो ये फ़ंड आपके पास रहेगा, ठीक है। फिर होता है ओपन इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, मस्ट डिस्क्लोज द डिटेल्स आउटस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ईयर एंड। तो एक सर्टेन मतलब एक सर्टेन टाइमलाइन के अंदर आपका जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट को डिस्क्लोजर। सो एक बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्टेन टाइमलाइन के अंदर आपका इंटरेस्ट को डिस्क्लोजर करना है। फिर होता है अकाउंटिंग फॉर ओपन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब F&O सेगमेंट के अंदर ऑब्वियसली आपका अकाउंटिंग आएगा, बिकॉज इसके अंदर आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट होता है प्रीमियम अकाउंट का गाइडलाइन, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन प्रीमियम को सेटल करता हूँ। जो बायर प्रीमियम करते हैं उसका जो एसेट है उसको करेंट एसेट, देखो बैलेंस शीट होता है, राइट। बैलेंस शीट के जो लेफ्ट साइड होता है उस पर होता है एसेट्स, और जो राइट साइड होता है उस पर होता है लाइबिलिटी। अब जब US का देखते हो तो US के अंदर एक अपोजिट साइड पे मिलता है, आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा एसेट्स और राइट साइड पे मिलेगा लाइबिलिटीज़। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हम लोग IFRS रूल या ज़्यादातर IFRS रूल देखते हैं, UK का, यूरोप का रूल, तो उससे हम लोग ए वाला रूल पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेलर का जो भी प्रीमियम होगा उसको हम लोग करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर प्रेफर करते हैं। फिर हैंडलिंग मल्टी ऑप्शन का टूल होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, कॉम्बाइंड प्रीमियम पूल्स, मतलब प्रीमियम जैसे कि एक पूल बनाया मैंने और हज़ारों पीपल्स हैं, ठीक है, सब लोग अपने प्रीमियम को इस पूल के अंदर डालते हैं। सो ये जो प्रीमियम हो गया इसको बोला जाता है कॉम्बाइंड प्रीमियम पूल्स। फिर होता है डिटेल्स का प्रोविज़न, कि आप एक प्रोविज़न ऑलरेडी बना के रख रहे हो, नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट। फिर होता है डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट,
ऑप्शन के लिए आप डिस्क्लोज करते हो। फर्स्ट होता है अकाउंट का पॉलिसीज, जिसके अंदर कंपनीज मस्ट एक्सप्लाइट द स्टेट देयर पॉलिसीज फॉर द कैलकुलेट इंडेक्स। फिर होता है मार्जिन का डिटेल्स, एक प्रॉपर डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करना, मतलब कंप्लाइंस ऑफ लिस्ट आउटस्टैंडिंग ऑप्शन, जो आउटस्टैंडिंग ऑप्शन मार्केट के अंदर चल रहा है उसका भी एक सेपरेट बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव देख लेना। तो ये था मेरा अकाउंटिंग का प्रोसीजर, जिसके अंदर आपको जस्ट नॉर्मली प्रोसेस जानना है, ठीक है, लॉजिकली। इसके अंदर मैं आपको समझाने जाऊँ तो बहुत बड़ा टॉपिक्स है, बट ऊपर से आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, और आई होप सो सबका एक बेसिक नॉलेज होता है अकाउंट्स का, तो इसलिए मैं ऊपर से गया। और जो लोग न्यू हैं, आई प्रेफर कि आप जाके एक बार बेसिक अकाउंटिंग का वीडियोस देख लो कहीं से भी, फिर आप जाओ और देखो या सिंपल वर्कबुक देखो या ऐसा का, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। अब बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में डेरिवेटिव्स के अंदर, मतलब स्पेशली एफ एन ओ सेगमेंट के अंदर टैक्सेशन कैसा होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है कि टैक्सेशन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कैसा होता है। इसको जो है ज़्यादातर आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर लो। टैक्सेशन एंड प्रॉफिट लॉस होती है, इसको बोलता है बिजनेस इनकम। एक टाइम पे इसको बोला जाता था अलग इनकम, बिकॉज अच्छा गैमलिंग जैसा दिखा जाता है, बट आज के टाइम पे बिजनेस इनकम है। हिस्टोरिकली चेंज टैक्स रेट में, जिसे बिफोर FY 26 के अंदर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन आर ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव इनकम, जिसको आप लोग गैमलिंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपके टाइम पे ये चलता है बिजनेस इनकम, तो ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। फिर होते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं STT। STT क्यों देते हैं? सिक्योरिटीज़ के लिए। क्यों सिक्योरिटी? कि आपको जो भी स्टॉक्स है उसको सिक्योर करना। अप्लाई ऑफ इक्विटी स्पॉट ट्रांजैक्शन, अप्लाई फॉर द FNO कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्लाई फॉर इक्विटी, इसके लिए हम लोग देते हैं। फिर होता है बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्शन, बिकॉज FNO ट्रेडिंग इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम आज के टाइम पे। STT पेड ऑन द डेरिवेटिव ट्रेड्स कैन बी क्लेम बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्शन। अब देखो बिजनेस इनकम के अंदर ना, बिजनेस इनकम का एक बेनिफिशियल क्या होता है, बिजनेस इनकम जब आप कोई भी चीज़ बिजनेस इनकम हो जाता है तो गवर्नमेंट उसके अंदर एक सर्टेन पार्ट ऑफ सिनेरियो के अंदर टैक्स लगा सकता है। बट जब स्पेकुलेटिव इनकम की बात करते हो तो इट्स अ गैमलिंग, तो इसके अंदर आपका जो टैक्सेशन होगा या वो हो जाए तो बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल, मतलब हाई रेंज पे रहेगा, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेके जाएगा। बट बिजनेस इनकम क्या होता है कि बिजनेस मतलब इकोनॉमी पे ग्रोथ होगा, इकोनॉमी पे थोड़ा सा ग्रोथ होगा तो होगा, थोड़ा सा ग्रोथ होगा, तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स प्रेफर नहीं कर सकता बिजनेस इनकम के लिए। तो दैट्स वाई जो FNO सेगमेंट है आज के टाइम पे इंडिया पे देखोगे पॉपुलर क्यों है, इसकी वजह से, बिकॉज दिस इज़ बिकम अ बिजनेस इनकम कि टैक्स कम लग के आप अच्छे से पैसा को डबल कर सकते हैं। फिर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसका कुछ रेट्स हैं। जैसा देखो ऑप्शन के लिए आप जब सेल करते हो इक्विटी ऑप्शन को, तो आपका जो STT रेट है वो होता है 0.15, और करंट मैं अपडेट लेके आपको इस PPT में डाला है, 2026 का अपडेट है, ठीक है। MCQs पे आ सकता है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। टैक्सेबल बेस का वैल्यूएशन कैसा होगा, ऑप्शन का प्रीमियम वैल्यू होगा और सेलर का शॉर्ट होगा। ऑप्शन का एक्सरसाइज जब करते हो, एक्सरसाइज मतलब सेल कर रहे हो, तो उसका भी STT रेट आपका होगा 0.5%, और फ्यूचर लेते हो सेल करते हो तो उसका भी 0.05। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर सेल का इक्विटी के अंदर डिफरेंस होता है 0.15% अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2026। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, बट आई होप दिस इज़ द करेंट डेटा। फिर होता है STT कैलकुलेशन प्रोसीजर, कैसे होता है, कुछ नहीं। The calculation of STT on derivative transaction, the tax is applied to the stipulated valuable basis। उसके अंदर एक ऑडिट का रूल मिलता है, ठीक है, ऑडिट का रूल देखोगे। फिर इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन का रूल्स होता है। फर्स्ट होता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब STT इज अप्लाई टू द एक्चुअल ट्रेड प्राइस। फिर होता है ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपका जो प्रीमियम का वैल्यू है वो आपको देखना होगा, और एक्सरसाइज करते हो तो STT अप्लाई एज अ फाइनल सेटलमेंट प्राइस एंड इंटरेस्टिंग वैल्यू। तो जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको देखा जाता है एक्चुअल ट्रेड प्राइस की जैसे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको हम लोग देखते हैं प्रीमियम वैल्यू के जैसे, STT के टाइप से। और जब मैं कोई भी ऑप्शन को एक्सरसाइज करता हूँ तो STT को देखा जाता है एज अ फाइनल सेटलमेंट प्राइस। तो STT जब आप देखते हो इस तीनों चीज़ के लिए, एक तो फ्यूचर हो जाए, एक को मेरा ऑप्शन हो जाए, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ में आपको ये तीनों चीज़ ध्यान देना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलते STT कलेक्शन ऑफ द प्रोसीजर के अंदर।
क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेप, नंबर 1 स्टेप क्या है कि क्लीनिंग मेंबर्स होगा। नंबर 2 के अंदर क्या होता है, जो ट्रेडिंग मेंबर्स है वो हु इज़ लायबल फॉर इंडिविजुअल होगा। नंबर 3 के अंदर क्या है, अल्टीमेट क्लाइंट्स होते हैं, जिसके अंदर एसटीटी डिवाइड एज अ क्लाइंट मैनेजमेंट, ठीक है। और ये था इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर कुछ ज़्यादा हाई वो मतलब वोलाइटल या कोई हाई बड़ा चैप्टर नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए। इससे इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एसटीटी का रेट्स पूछ सकता है, ठीक है। फिर अकाउंट्स का कुछ टैक्सेशन मतलब अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट आपको पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज कि आज इनिशियल मार्जिन है तो कौन सा वाला अकाउंट क्या है, आपको वो देख लेंगे। थर्डली क्या आ सकता है, थर्डली आपको देगा कि इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ दिखाया है, मैं आपको एक बार देख के दिखाता हूँ। टैक्सेशन से ये सभी आता है ज़्यादा, रेट वगैरह पूछेगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे माइंड पे आया वो आपको बता दूँ कि जो ये वाला क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप ले लो, मेरे 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100% आएगा, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन होता है कि जो मतलब एफ सेगमेंट है या जो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट हम लेते हैं इसको कौन सा वाला इनकम बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम पे दिस इज़ एज बिजनेस इनकम। कभी कभी क्वेश्चन भी क्या करते हैं, ट्रिक लगा देते हैं, बोलते हैं कि एफ वाई 2002 और 1 पे इसको कौन सा वाला इनकम बोलते हैं, तब होता है मेरा स्पेकुलेटिव इनकम, ठीक है। और कभी कभी इसका मीनिंग बोलता है कि स्पेकुलेटिव व्हाट डज इट मीन बाय, मतलब कभी कभी पूछता है कि व्हाट डज इट मीन बाय स्पेकुलेटिव इनकम, तो आपको ये वाला पूछना पड़ता है। फिर होता है व्हाट डज इट मीन बाय बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि बिजनेस इनकम मतलब जो एक कंट्रीब्यूशन होता है और इसके अंदर टैक्स का परसेंटाइल होता है हाई और इसके अंदर थोड़ा सा मिड रेंज पर रहता है, ठीक है। तो ये था मेरा चैप्टर, लास्ट चैप्टर बाकी है, इसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यू आर वॉचिंग ब्रिक्स हैक प्लस। एटलीस्ट सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ हु आर trying to give their NISS series as soon as possible. Thank you so much. Bye bye.